अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कदीर है। हम पैथोलॉजी पर वीडियो बनाएंगे। पैथोलॉजी, रॉबिन पैथोलॉजी को मेनली हम कवर करेंगे। और सबसे पहले हम सेल इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस और उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरीज ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वी विल फर्दर मूव ऑन and we will cover almost every topic of the Robin pathology that's very important. पैथोलॉजी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे माइंड में किसी भी डिज़ीज़ की पैथोलॉजी आती है, किसी भी डिज़ीज़ की, तो हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए। पहली तो है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का पता होना चाहिए। इटियोलॉजी किसे कहते हैं? काज ऑफ डिजीज। काज ऑफ डिजीज को इटियोलॉजी कहते हैं कि डिजीज़ कैसे हुई। जिस तरह के बहुत सारे डिजीज़ हैं, जिस तरह के हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और उसके बाद कैंसर्स हैं। इनकी इटियोलॉजी कि कैसे ये डेवलप हुई, और उसके बाद हमारी जो मेन फोकस होना चाहिए पैथोलॉजी, तो पैथोजेनेसिस है वो टर्म। पैथोजेनेसिस कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट एंड इट्स प्रोग्रेशन। मैकेनिज्म of disease development and its progression। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम किसी भी डिज़ीज़ को स्टडी करते हुए पढ़ेंगे, और इन दो टर्म्स को हमें अबूर होना चाहिए। इन दो टर्म्स पर हमें पता होना चाहिए, ना सिर्फ यही डिज़ीज़, काज ऑफ डिज़ीज़, मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स प्रोग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि हमें हर बीमारी के, हर डिज़ीज़ के इटियोलॉजी पता होना चाहिए, पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए। और उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, पैथोलॉजी के। ये टर्म्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगी हमारे लिए जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे या फिर फर्दर मेडिसिन पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। एक तो हमारे लिए हमें फोकस करना होगा रेशनल ट्रीटमेंट पर, और दूसरी है हमें प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करनी होंगी। प्रिवेंटिव मेजर्स किसी भी डिज़ीज़ को रोकने के लिए। तो ये तो थी बहुत ही कंसंट्रेशन डिज़र्विंग टर्म्स। और उसके बाद फिर हम सेल इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल इंजरी के काजेज़ क्या क्या हैं और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली नॉर्मल सेल जो होता है ना, वो हमारी बॉडी की होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करता है। होमियोस्टेसिस ऑफ आयन, होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर। हर वक्त हमारा सेल, हमारे सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान सेल की आयंस और वाटर की नॉर्मल फ्लक्चुएशंस करवाता है और रेगुलेशन करता है आयंस और वाटर की मूवमेंट की, विद इंटरनल एनवायरनमेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। जब कोई इंजरी स्टिमुलस आता है तो ये हीमोस्टेसिस का प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इंजरी स्टिमुलस क्या करता है? नॉर्मल सेल होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, और इंजरियस स्टिमुलस
इंजरी स्टिमुलस जो है रिवर्सिबल इंजरी काज करता है। अगर तो इंजरी ये सिवियर है, अगर ये इंजरी सिवियर है, एक्सेसिव है या रैपिड इन ऑनसेट है, तो ये इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ ले जाएगी सेल को। अगर स्टिमुलस है, स्टिमुलाई कोई भी है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाता है तो सेल दोबारा नॉर्मल फंक्शन की तरफ चला जाता है। सेल की इंटेग्रिटी, सेल का फंक्शन और डिरेंज फंक्शन जितने भी हैं सेल के, वो रिकवर हो जाते हैं और रिवर्सिबल इंजरी को रिकवर किया जा सकता है, रिवर्सिबल है और ये नॉर्मल सेल की तरफ जा सकती है। सिवियर अगर इंजरी हो तो इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चली जाती है, जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। तो इसमें फिर फर्दर प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं जिसको कहते हैं नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्रोसिस जो होता है एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है और एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। नेक्रोसिस जो है ये पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है और एपोप्टोसिस मेनली फिजियोलॉजिकल होती है और ये पैथोलॉजिकल भी होती है। जब डीएनए और प्रोटीन डैमेज हो तो तब पैथोलॉजिकल जो एपोप्टोसिस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। काजेज ऑफ सेल इंजरी है इटियोलॉजी, जिससे हम इटियोलॉजी कहते हैं, यानी कि काजेज ऑफ सेल इंजरी। इसमें हम इटियोलॉजी ट्रॉमा कैन काज द सेल डेथ, और उसके बाद इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस में एलर्जी होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं। वैसे तो इम्यूनिटी का फंक्शन हमारी बॉडी में ऑफेंडिंग एजेंट्स को इरेडिकेट करना और बॉडी को ऑफेंडिंग एजेंट से बचाना, डिजीज़ काज करने की जो सलाहियत होती है एंटीजेंस की, फॉरेन एंटीजेंस की, उसको ख़त्म करना, उसकी इरेडिकेशन करना, फेगोसिटोसिस करना इम्यूनिटी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोटेक्टिव हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है इम्यूनिटी। अगर तो ये इम्यूनिटी अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो एलर्जी या ऑटोइम्यून की तरफ चली जाती है, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर्स काज करती है। अब एलर्जी जो है ये तब होती है जब एनवायरमेंटल एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारा अनकंट्रोल्ड इम्यून रिस्पॉन्स हो तो एलर्जी हो जाती है। बाद में हम एलर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में बता दूँ कि जब हमारी बॉडी के जो रेजिडेंट सेल्स होते हैं, नॉर्मल हमारे बॉडी टिश्यू होते हैं, वो इम्यूनिटी से अगर डैमेज होने लग जाएं तो वो डिजीज़, उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएं। सेल्फ एंटीजन से मुराद क्या है कि टिश्यूज़ के खिलाफ, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, किसी भी ऑर्गन के हों, टिश्यूज़ के खिलाफ एंटीजन बनने लग जाए और खुद इम्यूनिटी सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हो जाए। इम्यूनिटी सेल्स ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है। वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट
in detail on the pathogenesis. और ग्रोथ इम्बैलेंस हो जाए तब भी ईटियोलॉजी काज हो सकती है। प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाए, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाए, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस में प्रोटीन ईटियोलॉजी होती है, सेल इंजरी का काज कर सकता है। प्रोटीन कैलोरी इंसफिशेंसी, ये जहाँ पर बहुत गुर्बत होती है वहाँ पर प्रोटीन कैलोरी इंसफिशेंसी हो जाती है। डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन डिक्रीजेस एंड इट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी बॉडी सेल्स in the via the mechanism of autophagy in response to replenish the inability of protein to the body। और उसके बाद डायबिटीज़ 2, एथरोस्क्लेरोसिस भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ओबेसिटी डेवलप होती है। ओबेसिटी में फिर डायबिटीज़ 2, मेलिटस डायबिटीज़ 2 हो जाता है और एथरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड मैनी मोर डिसऑर्डर्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एथरोस्क्लेरोसिस। फिजिकल एजेंट्स, हो जाते हैं जिसमें रेडिएशंस होती हैं, ट्रॉमा, ये ट्रॉमा भी फिजिकल एजेंट में आता है। तो उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक शॉक, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी को इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं जो ईटियोलॉजी काज करवाती हैं। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो जाती है, क्योंकि डीएनए में जब एबनॉर्मेलिटी होती है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन से भी ट्रांसलेशन नहीं होती। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद डीएनए की एक्यूमुलेशन हो जाती है इसमें, डिक्रीज प्रोटीन और एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए। इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में। डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। उसके बाद टॉक्सिन्स होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, कार्बन मोनोऑक्साइड,